इसके अलावा हम यतिन से ही बातचीत करते हैं, रोज बरोज जानते हैं डीलर्स रूम में किस तरह का बज़ है। और आज साथ हमारे साथ मौजूद है लक्ष्मण जी भी। लक्ष्मण जी के पास तमाम डिटेल हैं जो कि आज 3 बजे के बाद भारतीय बाजारों में होती हुई दिखाई पड़ी, स्पेशली वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। तो इन सब पे हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ आंकड़े देख लेते हैं। आंकड़ों के लिहाज से निफ्टी का दायरा करीब 120 अंक 124 अंकों के आसपास का बनता हुआ दिखाई पड़ा। निफ्टी बैंक जहां पर रफली 450 अंकों का एक दायरा बना और सेंसेक्स में 350 अंकों के आसपास का दायरा, माफ कीजिएगा, निफ्टी बैंक में 350 अंकों का दायरा बना और सेंसेक्स में 450 अंकों के आसपास का दायरा आज बनता हुआ दिखाई पड़ा। एडवांस डिक्लाइन के लिहाज से आज मेजरली 23 शेयर ऐसे थे जो कि तेजी में थे। 27 शेयरों में आज बिकवाली बनते हुए दिखाई पड़ी। सेंसेक्स के करीब 10 शेयरों में तेजी, 20 शेयरों में बिकवाली रही। निफ्टी बैंक यहां पर 8 शेयर तेजी में और 4 शेयरों में बिकवाली थी। पीएसयू बैंक तो चल ही रहे थे, साथ साथ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में भी कुछ हद तक पार्टिसिपेशन आता हुआ दिखाई पड़ रहा था। और एफ&ओ साइड पर आपको करीब 90 ऐसे शेयर दिखेंगे जो कि तेजी में थे। 68 शेयरों में बिकवाली रही, यानी कि ब्रॉडर मार्केट में जो आंकड़े थे वो आपके समक्ष यहां से क्लीन होते हुए दिखाई पड़ेंगे। मिड कैप से यानी एनएससी में 1064 शेयर तेजी में, 898 शेयरों में बिकवाली रही। बीएससी के 1465 शेयरों में तेजी और 1765 शेयरों में बिकवाली रही, यानी स्मॉल कैप में थोड़ा सा प्रेशर रहा। तो मिला जुला सा कामकाज आज आपको एडवांस डिक्लाइन के जरिए दिखाई पड़ रहा होगा। डॉक्टर रेड्डीज, एचयूएल, आईसीआईसीआई बैंक और टेक महिंद्रा, ये कुछ ऐसे नाम जो मिला के करीब 10 अंकों का कंट्रीब्यूशन दे रहे थे, लेकिन दबाव में कंट्रीब्यूट करने वालों में रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक जैसे नाम थे जो कि आज बिकवाली के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। मेजरली आज रिलायंस जो कि 1951 करोड़ के वॉल्यूम के साथ कामकाज कर रहा था, और सबसे इंपॉर्टेंट आज नाल्को करीब 1570 करोड़ का कामकाज और 10% का अपर सर्किट यहां लगता हुआ दिखाई पड़ा कैश मार्केट में, और एक अच्छी तेजी नाल्को में दिखाई पड़ी। इसके अलावा टाटा स्टील, एसबीआई और थायरोकेयर जहां पर भी कामकाज रहा। थायरोकेयर में आज कुछ ब्लॉक्स भी हुए थे लास्ट में, तो उसका भी एक इंपैक्ट देखने को मिला है। चलिए अब हम बातचीत करेंगे आज के जानकार से। हमारे साथ हिमांशु मौजूद भी हैं। हिमांशु, पहले तो अच्छा, इनफैक्ट हिमांशु से हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लक्ष्मण से बातचीत करते हैं, क्योंकि हिमांशु तो हम बाजार पर आए, रणनीति लेंगे और वो सब कुछ डिपेंड करता है लक्ष्मण के पास जो खबर है उससे रिलेटेड। तो लक्ष्मण जी, सबसे बड़ी चीज, सबसे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि आज 3 बजे से शुरू हुई और बाजार बंद होते तक बहुत सारे डिटेल्स वहां पर आते हुए दिखाई पड़े, क्या पूरी तरह से अपडेट मान के चलें? क्या क्या घोषणाएं, क्या क्या ट्रिगर जो कि मार्केट्स के लिए बनेंगे? हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप स्टॉक के साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो आज ही आप स्टॉक के साथ में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और अकाउंट ओपन। देखिए, सबसे पहले तो अपने दर्शकों को यह बताना चाहूंगा कि हर बार की तरह सीएनबीसी आवाज ने सबसे पहले आपको बताया कि इस बार के राहत पैकेज में क्या घोषणा होने वाली है, और वही हुआ। इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी लाइन जो स्कीम है, उस स्कीम में सरकार जो 3 लाख करोड़ रुपए की सीमा थी, उस आवंटन को बढ़ा करके सरकार ने 4.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। तो जिन जिन को इमरजेंसी क्रेडिट लेने की जरूरत थी उनको अब ज्यादा पैसा मिल पाएगा। लेकिन इसके अलावा कई सारे करीब 8 सेक्टर के लिए सरकार ने अलग अलग ऐलान किए हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण हेल्थ सेक्टर। हेल्थ सेक्टर के लिए 50,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है, जो 8 महानगरों को छोड़ दिया जाए। तो दूसरे शहरों में, छोटे मझोले शहरों में अगर कोई हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नया बनाता है तो, या फिर वो पुराने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपेंड करता है, तो सरकार उस पर लोन देगी और उसकी गारंटी लेगी। नए के लिए 75% लोन की गारंटी लेगी, पुराने के लिए 50% लोन की गारंटी लेगी। इतना ही नहीं, सरकार ने एक और महत्वपूर्ण घोषणा की, वो है 23,220 करोड़ रुपए देगी पब्लिक हेल्थ के लिए, जहां पे खास तौर से छोटे बच्चों के लिए पेडियाट्रिक वार्ड बनाने के लिए, बेड बनाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो वहां भी सरकार लोन गारंटी स्कीम देगी। इसके अलावा कई सारे सेक्टर है जहां पे ऐलान हुए हैं। अच्छा, आपने हेल्थ की बात की और ये भी साथ साथ कह दिया कई सारे सेक्टर्स हैं जहां पर बहुत सारे ऐलान हुए हैं, तो कई सारे सेक्टर्स कौन कौन से हैं, कहां कहां पर और नजर रखी जाए? मुझे लगता है हेल्थ सेक्टर के अलावा सबसे बड़ा सेक्टर वो है टूरिज्म सेक्टर। टूरिज्म सेक्टर के लिए काफी महत्वपूर्ण ऐलान हुए हैं। उसमें 2 तरह का ऐलान हुआ है। एक ऐलान हुआ है जो 11,000 करोड़ रुपए सरकार देगी। वो 11,000 करोड़ रुपए जो सरकार देगी, उसकी खास बात यह है कि जो टूरिस्ट हैं छोटे छोटे मझोले स्तर पर, वो 1 लाख रुपए तक के लोन ले सकते हैं, फ्री और गारंटी फ्री लोन ले सकते हैं। किसी भी तरह कोई गारंटी नहीं देनी पड़ेगी। 1 लाख तक का लोन लेकर के अपने कारोबार फिर से शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा जो ट्रेवल
एंड टूरिज्म स्टेक होल्डर्स होते हैं, जिसको टीटीके कहते हैं, टीटीएस के कहते हैं, वो चाहे तो 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं, उनको किसी भी तरह की गारंटी नहीं देनी पड़ेगी। तो ट्रेवल एंड टूरिज्म सेक्टर को वाकई इस बार छूने की कोशिश की गई है, जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है कोरोना की वजह से। इन सब के अलावा ब्रॉडबैंड के लिए 19,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना जो थी, इसकी समय सीमा बढ़ा दी गई 31 मार्च 2022 तक के लिए। इतना ही नहीं, बड़े स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की जो पीएलआई स्कीम थी, उसको भी बढ़ा करके 2025-26 तक करने का फैसला लिया गया है। कमोबेश हर सेक्टर को कोशिश की गई छूने की, लेकिन हेल्थ और टूरिज्म सेक्टर पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है। तो हेल्थ टूरिज्म पे सबसे ज्यादा फोकस किया गया, लेकिन ये मूड माहौल को बेहतर करने के लिए एक बहुत बढ़िया खबर है। हिमांशु, आपने सुना अभी लक्ष्मण को, पहले भी उन्होंने बात साफ की थी और खबर पे फिर से मोहर लगते हुए दिखाई पड़ी है। सेक्टर के लिए तो अपना ट्रिगर है ही, लेकिन मार्केट को सेंटिमेंट को बूस्ट करने के लिए भी एक अच्छा ट्रिगर बन के सामने आया है। इसको आधार मानते हुए अब निफ्टी और निफ्टी बैंक को लेकर क्या राय, क्या रणनीति आप रखते हैं? हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप स्टॉक के साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो आज ही आप स्टॉक के साथ में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और अकाउंट ओपन करें। शुक्रिया सुमित जी, गुड इवनिंग। देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से आज ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स ये खबर निकल कर आई थी कि एफएम की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 बजे हो सकती है या होगी, मुझे लगता है उसके चलते बाजार यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन मोड में चला गया। लेकिन फिर भी बावजूद उसके मुझे लगता है कि जो आज की क्लोजिंग है निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों की ही, वो मुझे लगता है कि कोई खास चिंता की बात नहीं है। जितना भी हम डेरिवेटिव्स का डेटा देख रहे थे या जिस हिसाब से निफ्टी की पोजीशनिंग थी, ये क्लियर कट बात थी कि 15,900 15,920 पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, और जब तक बाजार उसके ऊपर नहीं निकलता, यहाँ पर हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिले। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बाजार अपने ऑल टाइम हाइज के बहुत ही पास है, और ये जो एक छोटा सा कंसोलिडेशन है ये काफी पॉजिटिव है। ये इनफैक्ट बाजार को और स्ट्रेंथ देगा। मुझे लगता है कि कल के सेशन के लिए भी यहाँ पर 15,780 15,770 एक अच्छा सपोर्ट जोन है, जहां पर खरीदारी करके चलें। 15,730 मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म के नजरिए से इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए एक स्टॉप लॉस रहना चाहिए, और अप साइड में 15,860 और 15,900 के टारगेट्स में एम करूंगा। लेकिन निफ्टी से ज्यादा मुझे लगता है कि निफ्टी बैंक में जिस तरह का जो प्राइस फॉर्मेशन है, जो प्राइस पैटर्न्स हैं और जो ओआई डेवलपमेंट है, मुझे लगता है वहां पर शायद हमको एक अच्छी मूवमेंट और एक लीडरशिप वहां पर अब आते हुए नजर आए। तो मुझे लगता है कि 35,200 के आसपास निफ्टी बैंक में एक अच्छा सपोर्ट जोन है, जहां पर खरीदारी करके चला जा सकता है 35,050 के एक स्टॉप लॉस के साथ। अपसाइड में 35,550 35,600 एक पहला इमीडिएट हर्डल होगा, जहां पर हमने देखा कि आज के सेशन में भी हाई वहां बनता हुआ नजर आया, और उसके बाद थोड़ा सा कॉल राइटर्स भी वहां पर एक्टिव हुए। लेकिन जो ओवरऑल पोजीशनिंग है, मुझे लगता है कि अगर 35,550 के ऊपर निफ्टी बैंक चलना शुरू करता है या थोड़ी देर टिकता है, तो 36,000 और उसके ऊपर के भी लेवल्स इमीडिएट शॉर्ट टर्म में आते हुए नजर आ सकते हैं। तो मुझे लगता है ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है। जो आज का एक कंसोलिडेशन है उसको मैं एक एक्यूमुलेशन की तरह लूंगा, और यहाँ पर कल से फिर से मैं बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रिकमेंड करना चाहूंगा। चलिए, तो एक्यूमुलेशन के तौर पे लिया गया आज के डिप को, और दूसरा हेल्दी है ये साइन जो आज आपने मार्केट में फॉल के तौर पे देखा, और हिमांशु मानते हैं कि यहाँ तेजी ही रहेगी। अच्छा हिमांशु, ये कॉल्स कहाँ पर रहेंगी? क्या बैंकिंग में जाएं, फार्मा में जाएं, कहाँ पर तेजी देख रहे हैं आप? देखिए सुमित जी, बिल्कुल आपने दोनों ही सेक्टर सही गेस किए। मैं कहूंगा बंधन बैंक, जिसमें हमने पिछले हफ्ते में भी एक बड़ा मूव आते हुए देखा था, और उसके बाद 3-4 दिन का एक साइडवेज कंसोलिडेशन, और आज जिस तरह का जो प्राइस फॉर्मेशन ब्रेकआउट यहां पर नजर आया है, स्पेशली एफएम द्वारा जो अनाउंसमेंट हुई उसके बाद जिस तरह का ओआई बिल्डअप वहां पर हमने देखा लॉन्ग साइड में, तो मुझे लगता है कि वहां पर कल के सेशन में और तेजी बनते हुए नजर आ सकती है। तो बंधन बैंक मुझे लगता है कि यहाँ पर खरीदारी करके चलें। 365 रुपए का टारगेट मैं यहाँ पर टारगेट करूंगा इनिशियली, और मुझे लगता है कि 340 के नीचे का वहां पर एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। दूसरा जो मेरा पसंदीदा पिक रहेगा कल के लिए, फार्मा स्टॉक है, ग्लेनमार्क फार्मा। तो यहाँ पर ना केवल जो डेरिवेटिव्स डेटा है वो सपोर्टिव है, बल्कि टेक्निकल जो क्लासिकल टेक्निकल थ्योरी है, वहां पर भी एक बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। जो पिछला इंटरमीडिएट पीक था 2018 का, वहां पर एक वीकली चार्ट में एक हेड एंड शोल्डर टॉप था, और आज 2018 के बाद पहली बार प्राइसेस ने उस राइट शोल्डर के ऊपर की क्लोजिंग दी है, जो कि मेरे लिए एज अ क्लासिकल चार्टिस्ट बहुत ही पॉजिटिव साइन है। मुझे लगता है ग्लेनमार्क में यहाँ पर 690-700 रुपए की तैयारी है, खरीदारी करके चलें।
655 रुपए का स्टॉप लॉस, 690 और 700 रुपए तक के टारगेट्स ग्लेनमार्क में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ग्लेनमार्क और बंधन बैंक दो नाम ऐसे हैं जिनको आप तेजी के तौर पर देख सकते हैं, और वैसे भी आज जोरदार तेजी में था बंधन बैंक और ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल के लिए इतनी बड़ी बातचीत अभी आपको लक्ष्मण बता भी रहे थे, तो हो सकता है यहाँ पर मूड माहौल सुधरता हुआ दिखाई पड़े। अच्छा, अब एक एक करके कुछ शेयरों का चर्चा करते हैं। हिमांशु, पहले दो नाम में गुजरात गैस और इंद्रप्रस्थ गैस। इंद्रप्रस्थ गैस तो आज करीब करीब 6% तक चला नंबर्स के बाद, ब्रोकर हाउसेस के अपग्रेड्स आए, मैनेजमेंट से हमने बातचीत भी की। इन सब चीजों को देखते हुए दोनों में क्या करना चाहिए? सुमित जी, दोनों का ही सेटअप पॉजिटिव है। मैं कहूंगा कि गुजरात गैस में हमने देखा कि पिछले हफ्ते करेक्शन के बाद स्टॉक वापस से आज एक बेस से निकलता हुआ दिखा। ऑलमोस्ट स्टॉक अपने हाइज के आसपास बंद हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी यहाँ पर थोड़ी सी गुंजाइश अपसाइड की देखने को मिल सकती है। 670-672 आइडियल लेवल है जहां पर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। 664 के नीचे का 664 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाकर मुझे लगता है कि यहाँ पर 690-695 तक के टारगेट्स गुजरात गैस में अभी भी देखने को मिल सकते हैं। आईजीएल में भी हमने देखा सुमित जी की सिमिलरली रिजल्ट्स के बाद एक अच्छी यहाँ पर रैली रनअप बनते हुए नजर आया, और मुझे लगता है कि यहाँ पर भी हालांकि आज 545-540 के आसपास थोड़ा सा उन लेवल से स्टॉक हल्का हुआ, लेकिन मेरा मानना है कि जिस हिसाब से यहाँ पर आज खरीदारी लौटते हुए नजर आई है, मुझे लगता है कि यहाँ पर वापस से खरीदारी और ऊपर के लेवल स्टॉक को ले जाते हुए नजर आएगी, और उस कंडीशन में मुझे लगता है कि 518 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे खरीदारी करके चलें। 550 रुपए का पहला टारगेट, और इंपॉर्टेंट ये रहेगा सुमित जी देखना कि अगर स्टॉक 550 के ऊपर चलना शुरू होता है तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बनता हुआ नजर आएगा और स्टॉक अपने नए हाइज की तरफ बढ़ता हुआ देखने को हमें मिल सकता है। ओके, तो नए हाइज आईजीएल में शायद देखने को मिले। वैसे भी मूड माहौल थोड़ा सा बेहतर था अभी स्पेस में। अच्छा, एक स्टॉक और देखिए, वो है नाल्को। बहुत स्ट्रांग मूव था आज, करीब करीब 10% का मूव, और एक हैवी वॉल्यूम के साथ कामकाज हुआ यहाँ पर। अपर सर्किट लग गया कैश मार्केट में। तो क्या करना चाहिए? नाल्को में नंबर से बहुत अच्छे देखने को मिले हैं, और दूसरी तरफ एनएमडीसी ओवरहैंग यहाँ पर भी था तेजी का, लेकिन उतना ज्यादा कन्विक्शन नहीं था जितना नाल्को में था। क्या करें इन दोनों में? जी देखिए, नाल्को की हमने डिस्कशन फ्राइडे को भी की थी। इनफैक्ट ड्यूरिंग द शो यहाँ पर बाय रिकमेंडेशन भी दिया गया था 71-72 के लेवल्स पर, और आज जिस हिसाब का फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पर स्टॉक ने दिया, नए 52 वीक्स हाई बनाए बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये आने वाली और बड़ी तेजी का एक प्रीकर्सर है। शॉर्ट टर्म में हालांकि हो सकता है कि 84-85 के लेवल्स पर स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेट करे, तो मुझे ऐसा लगता है कि 76-78 एक एक्यूमुलेशन की अच्छी जोन है। 74 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर बने रहें, लेकिन पोजिशनल तौर पर जिस हिसाब से स्टॉक के वीकली और मंथली चार्ट स्ट्रक्चर है, मुझे लगता है कि यहाँ पर आगे चल के स्टॉक 100 रुपए की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर खरीदारी करें किसी भी गिरावट पर, और स्टॉक का जो पॉजिटिव सेटअप है वो मुझे लगता है कि काफी अट्रैक्टिव है और काफी स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन है। साथ ही साथ आपने एनएमडीसी की बात करी सुमित जी, तो वहां पर भी हालांकि हमने आज के सेशन में एक पॉजिटिव क्लोज देखा, लेकिन मुझे लगता है कि वहां पर अभी स्टॉक शायद थोड़ा समय और एक कंसोलिडेशन दिखाए। हालांकि सेटअप पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म के नजरिए से मुझे लगता है कि 180 के आसपास यहाँ पे खरीदारी करके चलें। 177 के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। 190 रुपए का एक पहला टारगेट है जो मैं वॉच करूंगा। 190 रुपए के अगर ऊपर स्टॉक चलता है तो 200 रुपए तक के टारगेट्स पोजिशनल तौर पे एनएमडीसी में भी आते हुए देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए एनएमडीसी नाल्को को लेकर राय आपके सामने रखी हिमांशु ने। अब एक काम करते हैं, दीपाली से बातचीत कर लेते हैं। दीपाली के पास आईआरसीटीसी के नंबर्स का एक प्रीव्यू है, कल ये नंबर आने वाले हैं। किस तरह का एक आकलन है, किस तरह की नंबर्स का अनुमान लगा रही है दीपाली? दीपाली बताइए, क्या आंकड़े देखे आपने? आईआरसीटीसी के नंबर्स अगर सीक्वेंशियल बेसिस पे देखेंगे तो अच्छे एक्सपेक्टेड हैं, और अगर वाई बेसिस पे कंपेयर करेंगे तो मुनाफे, रेवेन्यू और एबिटा फ्रंट पर थोड़ा सा प्रेशर दिखेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट रहेगी सीक्वेंशियल परफॉर्मेंस जहां पर सुधार एक्सपेक्टेड है। आंकड़े अगर लेकर आए आपके सामने वाई बेसिस पे तो मुनाफा 151 करोड़ से घटकर 123 करोड़ आ सकता है, रेवेन्यू 587 करोड़ से घटकर 330 करोड़, एबिटा 185 करोड़ से कम होकर 145 करोड़, लेकिन मार्जिन में इंप्रूवमेंट दिखेगी 33% से बढ़कर 44% के आसपास। दरअसल सीक्वेंशियल बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो अनलॉक का प्रोसेस जैसे जैसे शुरू हुआ है वैसे वैसे इंप्रूवमेंट कंपनी के अर्निंग्स में दिखेगा, और इसको फॉलो करते हुए आगे एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि जो केटरिंग बिजनेस है, ट्रैवलिंग टिकटिंग बिजनेस है, वहां से रेवेन्यूज इंप्रूव होते हुए दिखेंगे। हालांकि नंबर्स के साथ साथ इंपॉर्टेंट रहेगी मैनेजमेंट की कमेंट्री, क्योंकि उस कमेंट्री से एक सेंस ये मिलेगा कि आगे के लिए बुकिंग्स कैसी आ रही हैं
और कैसा ट्रैवल रह सकता है, तो उससे एक आउटलुक मिलेगा आगे के अर्निंग्स के लिए। लेकिन हाँ, सीक्वेंशली अच्छे नंबर्स रहेंगे, डिसेंट अर्निंग्स कह सकते हैं। वाई बेसिस पे थोड़ा सा प्रेशर दिखेगा। तो वाई बेसिस पे प्रेशर रहेगा, लेकिन सीक्वेंशियल बेसिस पे नंबर बेटर साइड पर आएंगे और कमेंट्री पार्ट सबसे क्रूशियल रहेगा, किस तरह के आंकड़ों का अनुमान बाजार लगा रहा है। अच्छा हिमांशु, बड़ी तेजी दिखाई आईआरसीटीसी ने, मान के चले सब कुछ डिस्काउंटेड है इसमें? सुमित जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी इसमें और तेजी बाकी है। काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप है। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि कोई भी गिरावट अगर 2050-2000 के जोन में रिजल्ट्स के चलते, वॉलेटिलिटी के चलते अगर डिप मिलता है तो वो खरीदारी का बहुत अच्छा मौका है। चार्ट फॉर्मेशन एक्सक्लूसिवली काफी पॉजिटिव है, काफी स्ट्रेंथ दिखाता है। आज का हाई 2120 2130 के ऊपर अगर स्टॉक निकलता है तो मुझे लगता है कि स्टॉक में 2250 रुपए तक के शॉर्ट टर्म में टारगेट्स आते हुए नजर आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यहां पर इसको पोजिशनली स्टॉक को जरूर खरीदारी करके चलें। चार्ट सेटअप स्ट्रक्चर सब पॉजिटिव है, तो मुझे लगता है कि यहां पर आगे चल के और तेजी बनते हुए नजर आ सकती है। अच्छा हिमांशु, आज एचडीएफसी लाइफ पे नजर डालिए, ये निफ्टी के टॉप लूजर्स में शुमार था और खबरें भी आ रही हैं अब कि एक ब्लॉक होने वाला है कल, और करीब करीब ये जो ब्लॉक डील होगी वो 658-678 रुपए की रेंज में कहीं जाकर होते हुए दिखाई पड़ेगी। बड़ा ब्लॉक है। तो अगर मान लेते हैं कि ये ब्लॉक डील होती है सुबह और ये नीचे की तरफ एक सरकता है शेयर, तो कौन से ऐसे लेवल होंगे जहां पे इसे लॉन्ग किया जा सकता है? क्योंकि शॉर्ट तो अगर गैप डाउन होता है तो वैसे ही नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर ये नीचे मिलता है तो कहां पे इसमें एक सपोर्ट रहेगा, कौन सा रेजिस्टेंस को हम देख सकते हैं? सुमित जी, देखिए मुझे लगता है कि ओवरऑल चार्ट के सेटअप में कोई खराबी नहीं है। किसी न्यूज के चलते या जैसा कि आपने बताया बल्क डील के चलते यहाँ पर एक आज हमने प्रेशर बनता हुआ देखा है। मुझे लगता है कि 675-680 अच्छा सपोर्ट जोन है, जहां पर अगर कोई सुबह गिरावट मिलती है तो वहां पर पोजिशनली इसको स्टॉक को खरीदारी शुरू की जा सकती है। उसके बाद स्टॉक का जो एक मेजर सपोर्ट है वो है 200 दिन का मूविंग एवरेज, जो कि लगभग 660 रुपए पर आता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये 675 और 660 ये दो जोन ऐसे हैं, अगर यहाँ पर आपको स्टॉक में गिरावट मिलती है, गिरावट में स्टॉक इन लेवल्स पर मिलता है, तो यहाँ पर पोजिशनल तौर से इन लेवल्स पे खरीदारी करके चला जा सकता है। ओके, तो 675-680 ये लेवल्स को आप ध्यान रखिए, कहीं अगर यहाँ मिल जाए आपको 680-85 तक भी रादर, तो आप वहां पर इसमें लॉन्ग पोजीशन देख सकते हैं।